नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैंने आपके लिए जो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चेंज किए गए हैं उसके बारे में फिर एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या चेंज किए गए हैं, इंडो नेपाल रिमिटेंस में क्या चेंज किए गए हैं, कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या फैसिलिटी नई इंसेंटिव दी गई है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये कौन इशू कर सकता है? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने का राइट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास है, रीजनल रूरल बैंक के पास है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास है। पेमेंट बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ इशूड अभी जो है वो उसका मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख हो गया है और वो मल्टीपल ऑफ 5 लाख thereafter होगा। अपर कोई लिमिट इसके लिए अवेलेबल नहीं है। जो टेनर ऑफ ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा ये मिनिमम 7 दिन का होगा और मैक्सिमम 1 साल का हो सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जब इशू किया जाएगा तो वो T+1 बेसिस पे होगा, जिसमें कि T जो है डेट ऑफ क्लोजर होगा और अदर पीरियड ऑफ इशुएंस ऑफ CD होगा। मतलब ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जब भी इशू होगा वो T+1 बेसिस पे ही होगा। साथ ही साथ बैंक ये इस पर कोई भी लोन देने के लिए अलाउ नहीं है जब तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर उसे परमिट ना करे। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के संदर्भ में एक बायबैक स्कीम दी है, जो कि अभी इसके लिए नया है, जो चेंज किए गए हैं। बायबैक के लिए सबसे जरूरी क्या है कि जो इशूइंग बैंक है वो बायबैक कर सकता है मैच्योरिटी के पहले, लेकिन वो कुछ कंडीशन है जिसको फुलफिल करने के बाद ही बायबैक करेगा। पहला कंडीशन ये है कि बायबैक हमेशा जो इशू के 7 दिन के बाद ही हो सकता है। जिस दिन इशू किया गया उसके 7 दिन के बाद ही होगा। साथ ही साथ बायबैक ऑफर जो है वो सभी इन्वेस्टर के लिए होगा जिसने कि जो टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करता है, और वो उसका ये इन्वेस्टर का ये होगा कि वो खुद उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। वो ऑफर उसको जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाएगा तो उसी समय ये ऑफर उसको देना होगा। ये उसकी मर्जी पे है, उसको बायबैक वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। साथ ही साथ जो बायबैक होगा वो हमेशा जो है प्रिवेलिंग मार्केट रेट जो है उसी पे होगा। CD बॉट बैक पार्सली और फुल शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। इसके साथ ही जो बायबैक ऑफ CD होगा उसको रिपोर्ट करना होगा एपट्रैक प्लेटफॉर्म में, मतलब जिस दिन उसको बायबैक किया गया है उसी दिन 5:30 PM तक। जो डिपॉजिटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेगा जितने भी CD उसके पास अवेलेबल है डीमेटेरियलाइज फॉर्म में, उसको फोर्टनाइटली बेस पे करना होगा। पहला जो है 1 से लेकर 15 तारीख तक का 15 को, और उसके बाद जो लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा चाहे वो 30 हो, 29 हो या 31 हो, तो जितने भी जो भी डिपॉजिटर है, चाहे वो स्मॉल बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, जो भी है उसके पास जितना भी CD अवेलेबल है उसकी रिपोर्टिंग वो 15 तारीख और लास्ट डे ऑफ द मंथ को करेगा। अब हम देखते हैं नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ ATM कैश। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यदि ATM में कैश नहीं है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, तो उस पर बैंक को पेनल्टी करने का प्रावधान किया गया है। तो उसमें क्या क्या गाइडलाइन है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला ये है कि जो RBI की स्कीम है इसमें जो भी दिए गए हैं कि एक महीने में यदि 10 घंटे से ज़्यादा कैश अवेलेबल नहीं है किसी भी ATM में तो RBI उस पर पेनल्टी इंपोज कर सकती है। 1 महीने में 10 घंटे से ज़्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। इनकेस कैश इससे ज़्यादा होगा तो RBI उसके लिए पेनल्टी करेगा, और वो पेनल्टी जो होगा एक ATM पे 10,000 रुपये का होगा। एक ATM पे 10,000 रुपये का पेनल्टी होगा। बैंक को ये जो मंथली रिपोर्ट है जब कैश अवेलेबल नहीं है तो वो रिपोर्ट उसको रखना है और वो RBI को उसको भेजना है जब से भी, मतलब 5 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को, मतलब दिसंबर महीने का जो रिपोर्ट है कि कैश कितने समय तक नहीं था उसका रिपोर्ट जो है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजना है 5 जनवरी तक।
तो हर महीने ये रिपोर्ट उसके जाएगा, उसी के बेस पर ये पेनल्टी लगाने का प्रावधान। ये जो पेनल्टी होगा ये जो लोकल ब्रांच ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे कि जयपुर में है, कानपुर में है, जहाँ भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोकल ब्रांच है वही पेनल्टी उस पर इम्पोज करेगा। साथ ही साथ जो यदि मान लिया जाए कोई उसमें डिस्प्यूट आ गया कि हमने कोई ऐसी गलती नहीं किया है, मतलब 10 घंटे से ज़्यादा इस महीने में नहीं हुआ है, इस तरह का यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए अपील भी किया जा सकता है बैंक के द्वारा, यदि पेनल्टी जिस दिन दिया गया है उसके 30 दिन के अंदर। और वो पेनल्टी जो है उसको जो उस अपील को जो सुनेगा वो होगा रीजनल डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब वो लोकल जो है रीजनल डायरेक्टर वही उस अपील को देखेंगे। लेकिन ये अपील जो है 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 30 दिन पेनल्टी किया गया है उसके। अब हम देखते हैं इंडो नेपाल रिमिटेंस, मतलब इंडिया और नेपाल के रिमिटेंस के संदर्भ में भी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ चेंज किए हैं। इसके तहत क्या हुआ है कि जो पहले लिमिट 50,000 का था उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है, लेकिन ये लिमिट सिर्फ बढ़ाया गया है यदि अकाउंट है तभी, या तो उसका अकाउंट इंडिया में हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, या उसका अकाउंट नेपाल में हो। यदि उसका अकाउंट है तो अब वो लिमिट 50,000 से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। यदि अकाउंट नहीं है तो अभी भी 50,000 ही है। साथ ही साथ पहले क्या था कि इसमें एक साल में 12 ही ट्रांजैक्शन रिमिटेंस किए जा सकते थे, वो कैप जो है अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हटा दिया है। लेकिन ये भी 12 कैप जो है वो सिर्फ अकाउंट होल्डर के लिए ही है, अकाउंट होल्डर के लिए ये कैप है। अदरवाइज नॉन कस्टमर जो है वो यदि कैश के थ्रू जाता है तो उसमें 50,000 रुपये ही है, और रिमिटेंस जो है वो 12 टाइम्स ही है इन ईयर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके अकाउंट है सिर्फ उसी के लिए ये चेंज किया गया है। साथ ही साथ जो चार्जेज है, जो अब कस्टमर जो है जिस अप टू यदि कोई कस्टमर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो 50,000 तक उसके चार्जेज अब 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन होगा, और 50,000 से ऊपर यदि है तो 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन होगा। जबकि यदि वो कस्टमर नहीं है तो 50,000 तक उसका चार्जेज 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन होगा, और यदि एबव 50,000 है तो 75 रुपये इसका ट्रांजैक्शन होगा। तो ये रिसेंटली चेंज इंडो नेपाल रेमिटेंस के संदर्भ में किया गया, जो एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये बार बार इसे पूछा भी जा रहा है, तो इसको भी एक बार आप जरूर देखें। अब रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स के संदर्भ में भी इंसेंटिव को रिव्यू किया। तो इसके तहत सबसे पहले क्या है कि ये जो है ये आरबीआई के जो क्लीन नोट पॉलिसी है इसके तहत ये चीज़ें की जाती है। और इसमें अभी जो रिसेंटली हुआ है इसमें क्या किया है कि यदि बैंक चाहे तो अपने जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज है उसके तहत जो बोर्ड का डोर स्टेप बैंकिंग है उसमें भी इसको इंक्लूड कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स को इंक्लूड कर सकता है, वो बैंक पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा है कि यदि आपके पास बिजनेस करस्पॉन्डेंट है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स के संदर्भ में आप उसको भी अपने सेवा ले सकते हैं, और उसको उस हिसाब से आप इंसेंटिवाइज करें, मतलब उसको भी आप अपने बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के हिसाब से उस पर यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो आप दें। साथ ही साथ अभी जो चेंजेज हुआ है उसने आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया है कि पहले ये 25 रुपये पर बैग मिलता था, लेकिन 1 सितंबर 2021 के बाद इसे बढ़ा के 65 रुपये पर बैग कर दिया, 25 से बढ़ाकर 65 रुपये पर बैग कर दिया। और एडिशनल 10 रुपये का और दिया गया है यदि वो कॉइन रूरल और सेमी अर्बन एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए ऑडिटर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब क्या है कि यदि रूरल और सेमी अर्बन एरिया के लिए है तो ये 75 रुपीज़ है, और अदर्स के लिए ये 65 रुपीज़ है। लेकिन यदि सेमी अर्बन या रूरल है तो उसके लिए ऑडिटर का सर्टिफिकेट उसको देना जरूरी होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन होगा वो वेरीफाइड किए जाएंगे आरबीआई के रीजनल ऑफिस के द्वारा जब करेंसी चेस्ट का इंस्पेक्शन किया जाता है। तो वो किस तरह से दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है इसके बारे में आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है वो करेंसी चेस्ट के इंस्पेक्शन में इसको डिसाइड करेगा। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कॉइन रिक्वायरमेंट बल्क कस्टमर जो बड़े कस्टमर है उसके लिए भी किया गया है कि आप एक बैग ही नहीं बल्कि आप चाहते हैं तो उसको मोर देन 1 बैग भी दे सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी कर दिया है कि वो जो है वो कस्टमर के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन ही हो, उसका कॉमर्शियल यूज ना करे। मैंने वो पैसे के बदले 1 रुपये का देने के बदले मैंने 100 कॉइन दे रहा है, पता चला वो 150 रुपये ले रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए वो बल्क कस्टमर को भी 1 से ज़्यादा बैग भी अब दिया जा सकता है, जो पहले रिस्ट्रिक्शन था।
साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये भी बोला है कि जो ये रिवाइज्ड इंसेंटिव है ये अब बैंक को क्लेम नहीं करना होगा, बल्कि जो नेट विथड्रॉल होगा करेंसी चेस्ट के द्वारा उसी के बेस पे ये इंसेंटिव उसको भेजे जाएंगे। और जो करेंसी चेस्ट ब्रांच है वो इंसेंटिव लिंक ब्रांचेज को पास करेंगे और उसके लिए जो कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोराटा बेसिस पे होगा, 1 वीक ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंसेंटिव ऑफ आरबीआई। मतलब आरबीआई से जब वो रिसीव करेगा तो उसके विद इन 1 वीक वो उसको प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ सभी बैंक को यह भी इंश्योर करना है कि ईच ब्रांच मेंटेन मिनिमम 1 बैग ऑफ ईच डिनोमिनेशन। सभी ब्रांचेज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी डिनोमिनेशन के कॉइन प्रचलन में है, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, सारे डिनोमिनेशन के एक एक बैग कम से कम हमेशा उस ब्रांच में अवेलेबल रहना चाहिए। और यही रिसेंट आरबीआई ने अभी कॉइन से संदर्भित ये चेंज किया था। एक और क्वेश्चन हमने इसमें ले लिया क्योंकि आईएमपीएस का ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो बेनिफिशियरी एडेड यदि है तो उसको बढ़ा दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। लेकिन बेनिफिशियरी एडेड नहीं है तो अभी भी वो 50,000 का ही लिमिट है। तो आज यहीं तक हमने इसको कवर किया है। अगले दिन और कोई वीडियो लेके मैं आऊँगा और कोई नए टॉपिक के साथ। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।